नमस्ते। बातचीत के हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सबका स्वागत। बहुत जरूरी हो गई थी ये बातचीत करना, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जो खेल हम देख रहे हैं असल में उससे बहुत बड़ा खेल चल रहा है। एक तरफ अभी जो हम 60 लाख वोटर्स को लेकर के समस्या देख रहे थे, जो 60 लाख वोटर्स के नाम काटे जाने की समस्या देख रहे थे, असल में वो आंकड़ा 60 लाख ही नहीं है, ये आंकड़ा और बड़ा है, अभी आपको पता चलेगा। लेकिन उन उन वोटर्स की समस्याओं से जूझ रहा पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी के धरने को किनारे रख करके, तमाम संघर्षों को किनारे रख के चुनाव आयोग मैदान में आता है और पश्चिम बंगाल सहित 5 राज्यों के इलेक्शन का अनाउंसमेंट कर देता है। लेकिन खेल वही नहीं रुकता है, खेल उसके आगे भी है। चुनाव आयोग एक तरफ सारे वोटर्स को किनारे करता है, जब वोटर्स के नाम काट देंगे तो वोट कौन देगा, सरकार कौन चुनेगा। एक दिक्कत तो ये पश्चिम बंगाल झेल ही रहा होता है। चुनाव आयोग आते से आते तुरंत एक तरफ इलेक्शन अनाउंसमेंट करता है और दूसरी तरफ अधिकारियों की छटनी शुरू होती है, पिक एंड चूज शुरू होता है कि कौन सा अधिकारी चुनाव आयोग के लिए काम करेगा और कौन सा अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के फेवर में काम करेगा। और एकदम से पश्चिम बंगाल में तमाम अधिकारियों को किनारे फेंका जाता है और ला करके उनको थोप दिया गया, बैठा दिया गया। पूछा नहीं गया, कोई पैनल नहीं मांगा गया, कोई नाम नहीं मांगा गया, सीधे उनको ला करके बैठा दिया गया। तो ये खेल बहुत बड़ा है और इस खेल को जब समझने की बात आई तो हमें जो आपके स्क्रीन पर शख्स दिख रहे हैं अरुण अग्रवाल साहब, हम लोग सबसे पहले उनकी याद आई और तुरंत हम लोग उनके पास पहुंच गए। अरुण सर स्वागत। अरुण सर, ये जो समस्या दिख रही है, जो स्थिति दिखाई दे रही है पश्चिम बंगाल में, क्या जो दिख रही है वास्तव में उतनी ही बड़ी समस्या है? केवल 60 लाख वोटर्स का ही मामला है या मामला उससे भी बड़ा गंभीर है? और साथ में एक चीज और, ये जो न्यायिक खेल चल रहा है कि ये जज ले आओ, वो जज ले आओ, ऐसे निपटारा वैसे निपटारा, क्या वास्तव में निपटारे हो रहे हैं या ये सब के सब सिर्फ और सिर्फ जनता की आंखों में धूल झोंक करके भाजपा की सरकार बनाने की कवायद की जा रही है? अरुण सर। नमस्कार राम प्रकाश जी। जो आपका जो दूसरा जो कंक्लूजन है वो सही है, क्योंकि जिस इलेक्शन कमीशन में ऑपोजिशन को विश्वास नहीं हो और जिसका चयन गलत तरीके से किया गया हो और जिसके चयन के पीछे सुप्रीम कोर्ट में याचिका साल भर से ज़्यादा पेंडिंग हो और उसके बाद उनके ऊपर महाअभियोग लगा गया हो, उसके बावजूद भी वो अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहे हैं। वो एक ऐसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं जिसका सिलेक्शन बाय द बीजेपी हुआ है, सो दैट कि वो काम फॉर द बीजेपी कर सके। और ये बात केवल बिहार या और कहीं नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान में ही उनका पूरा एजेंडा ही उनको इसी के लिए दिया गया है। इसीलिए आप देखेंगे कि वेस्ट बंगाल, देखिए बाकी जगह तो ऑपोजिशन इतना सक्रिय नहीं था। दूसरी बात है कि उन सब जगहों में ऑपोजिशन सत्ता में भी नहीं था, तो ना सत्ता में था, ना सक्रिय था, ना उसके पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर था, ना उसके पास ग्राउंड लेवल पे जिसको कहते हैं बूट्स ऑन द ग्राउंड, वो भी उनके पास नहीं था कि वो जो है उसका ऑब्जेक्शन वगैरह कर सके। लेकिन वेस्ट बंगाल में दोनों ही बात थी कि उनके कार्यकर्ता जिसको बूट्स ऑन द ग्राउंड वो भी पर्याप्त मात्रा में थे और सत्ता में वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी थी। और केवल ये जितने भी स्टेट हैं उसमें आप एक वेस्ट बंगाल को ही पावेंगे, वो एक ऐसा स्टेट है जिसमें कि बीजेपी के ऑपोजिशन का कोई आदमी जो है, कोई पार्टी पावर में है और उसके खिलाफ मेन ऑपोजिशन बीजेपी का है। और कोई स्टेट में आप ये बात नहीं पाएंगे। आप हर जगह देख लीजिए, क्या तो बीजेपी ऑलरेडी पावर में है नॉर्दर्न स्टेट्स में, एक हिमाचल को आप शायद एक और एक्सेप्शन निकाल लीजिए, और थोड़ा बहुत कर्नाटका, लेकिन कहीं भी प्रिंसिपल ऑपोजिशन जो है वो बीजेपी नहीं है। और तो इस कारण से वेस्ट बंगाल ने हर लेवल पर जो है ये जो बेईमानी कर रहे थे, माइक्रो ऑब्जर्वर लगाना और एक नया सॉफ्टवेयर लगा के इन्होंने जो वो डिस्क्रिपेंसी निकाली, जो है नेचुरल डिस्क्रिपेंसी करके,
जो निकालना चालू किया उसका और कुछ टर्म दिया, अभी नाम नहीं याद आ रहा है, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी करके से जो वोट काटना का वो किया, तो वो सारा प्रयोग ये करते गए वेस्ट बंगाल में, और वेस्ट बंगाल की सरकार उस पर ऑब्जेक्शन डालती गई, यहाँ तक कि इनकी जो माइक्रो ऑब्जर्वर की स्कीम थी उसको उन्होंने पूरा फेल करा दिया कोर्ट में। मैं आपको ये बात कहता हूं कि जिस तरह से वेस्ट बंगाल ने और उनके एमपीओ ने केस लड़ा है सुप्रीम कोर्ट ने, कोई भी स्टेट के लोगों ने नहीं लड़ा। भले कांग्रेस के मनु सिंघवी साहब इतने मतलब न केवल काबिल हैं, लेकिन इतने पैसे के वो हैं कि उनको भी और सब स्टेट में उतने रिसोर्सेज डालने चाहिए थे लड़ने के लिए। इसके कारण क्या हुआ है कि हर स्टेज में वो कोर्ट में गए, और हर स्टेज पर उन्होंने कोर्ट को और इलेक्शन कमीशन को एम्बैरेस किया है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जब माइक्रो ऑब्जर्वर आया और बोले कि आपके पास अफसर नहीं है, तो ममता बनर्जी खुद कोर्ट में खड़ी हो गई और बोली कि है मेरे पास, मैं देती हूं आपको। तो उससे जो बाहर के पीएसयू वगैरह से ये ज्ञानेश कुमार फर्जी वोटर को लाना चाहता था और कटवाना चाहता था, उसकी वो दांव पेच जो है फेल कर गई। फिर देखा कि भाई ये निकाला एक लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी, पहले तो काट चुका था ऑलरेडी। भाई इनका लक्ष्य है कि हर स्टेट में 10% भाजपा के साथ मिलके इंडस्ट्रियलाइज करके कंप्यूटर लगा के उनको आइडेंटिफाई करके उनका वोट काट दो, ये उनका ऑब्जेक्ट है। और वो भाजपा वाले और इलेक्शन कमिश्नर एक साथ मिलके काम करते हैं, और तमिलनाडु जैसे स्टेट में अन्ना डीएमके जो है भाजपा के साथ मिलके वहां पर वो वोटिंग प्रोफाइल करती है, और वहां भी उन्होंने वोट काटे। तो जब वेस्ट बंगाल में इन्होंने काटे, तब इन्होंने कहा कि भाई जब माइक्रो ऑब्जर्वर निकल गया तो अब क्या करें। तो अब जस्टिस सूर्यकांत जो है बार बार देखिए, अब वो जिस तरह से वहां पर लीगल इश्यूज नहीं डिसाइड हो रही है, वहां पर ऑर्डर, और हर ऑर्डर के अंदर में आप देखेंगे कि लीगल मतलब जो स्ट्रक्चर है या जुडिशरी है उसको ये इन्वॉल्व करते जा रहे हैं। जब बिहार में हुआ तो पहली बार उन्होंने कहा पैरा लीगल ऑफिसर्स जो है बीएलओ को मदद करेंगे, आप याद करिए। जब वो गड़बड़ा गया तो फिर उन्होंने कहा कि वो नालसा जो होती है, जो असिस्ट करती है गरीब लोगों को के लिए बनी हुई है, और आर्बिट्रेशन और उसके लिए बनी हुई है, तो उसको उन्होंने फिर टैप किया। और वेस्ट बंगाल में आते आते इन्होंने जब माइक्रो ऑब्जर्वर जो यूनिक चीज थी उसको उठा के इन्होंने कहा कि अब जो है, पहले तो कहा कि रिटायर्ड जजेस वेस्ट बंगाल के लगाए जाए, जब वो पर्याप्त मामले में नहीं थे तब कहा कि 3 साल से ज्यादा सर्विस वाले आप जो है जजेस को लगाइए, और वो जब कम पड़ गया तो कहे कि बगल वाले स्टेट उड़ीसा और झारखंड से लगाइए। और ये सारा पावर एक्सरसाइज किया जा रहा है 142 इंटरिम ऑर्डर इस सब चीज के लिए नहीं बना हुआ है। तो ये जो काम होता जा रहा है, और फिर जब उसमें फंसे कि ये भी पर्याप्त नहीं होगा, और इन्होंने कैलकुलेट किया कि अगर एक जज, सब जज माने डिस्ट्रिक्ट रिटायर्ड जज 250 केस एक दिन में डिस्पोज करता है, तो जितने पेंडिंग केसेस हैं उसको डिस्पोज करने में 80 दिन लग जाएंगे। अब 80 दिन तो एक तरफ तो आप वोट काटने को बैठे, और दूसरे तरफ देखिए इसमें आपको तारीफ करनी पड़ेगी तृणमूल कांग्रेस की, कि जो वंचित आदमी है, गरीब आदमी है, जिसके पास रिसोर्सेज नहीं है, उसके भी कागज जो है ये पूरा कर करके हर जगह जो अपील कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात। तो जब इतने बड़े नंबर आ गए तो ये हैंडल नहीं कर सकते। अब क्या हुआ, जो लास्ट हियरिंग हुई शायद 10 तारीख की थी, तो उसमें उन्होंने पहला ऑर्डर जो पास किया हुआ था, तो चीफ जस्टिस, और उसमें यह उजागर हुआ कि अभी तक केवल 10 लाख केसेस जो लेटेस्ट जो है वो डिस्पोज हुए,
उसमें 2.5 लाख लोगों का नाम कटा रह गया। मतलब अगर अपील में या जिन लोगों का नाम कटा वो अपना दस्तावेज लेके गए तो 25% उसमें कट गया। अब वो भी बड़ा लार्ज नंबर है। अगर आप मानिए कि 700 जज लगे और उसमें 25% अगर कट रहे हैं तो अपील के लिए करीब आप समझिए कि 300 जज या 250 जज की जरूरत पड़ेगी। 250 हाईकोर्ट के जजेस कहाँ। तो जब मामला फंसा तो सबसे मजेदार बात यह हुई कि भाई आपने तो कह दिया कि जो सिविल जज या जो भी वहाँ डिस्ट्रिक्ट एडीजे है रिटायर्ड या सर्विंग, वो जो बोलेगा उसको ईआरओ और एईआरओ को मानना पड़ेगा। जबकि इलेक्शन के लॉ के अंदर में ये है कि ईआरओ ही और एईआरओ ही डिसाइड करेगा कि किसका नाम जो है मतदाता सूची में होगा। तो अब वो हो गया असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज का। उस पर 2 याचिकाकर्ता जिनका कि नाम कट गया था वो पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट में कि मेरा नाम काट दिया गया, ये डिस्ट्रिक्ट जज को जो है आइडिया नहीं है किस तरह से जो है ये किया जाता है। उस पर सुप्रीम कोर्ट बहुत भड़क गया और लगा कहने कि जो है ये टीएमसी ही ने किया है। तब उन्होंने कहा कि नहीं हम लोग का नहीं है और किसी का है, तो उसकी सुनवाई नहीं की। लेकिन एक सवाल ये उठा कि अगर मैं डिस्ट्रिक्ट जज को रिप्रेजेंट करता हूं तो मेरी अपील कहां जाएगी? डिस्ट्रिक्ट जज की अपील तो डीएम तो सुन नहीं सकता, कोई सिविल अथॉरिटी सुन नहीं सकता, और इस बात को वो कहे हुए थे। उसके पहले उन्होंने कहा था कि कोई नहीं सुनेगा। तो उस ऑर्डर को, पहले ऑर्डर को इन्होंने विड्रॉ किया और फिर कहा कि हाई कोर्ट के जज को डायरेक्ट किया वेस्ट बंगाल के चीफ जस्टिस को कि आप रिटायर्ड हाई कोर्ट जजेस को जहां तक हो करिए, और हो सके तो चीफ जस्टिस को भी। अभी तक तो कोई रिटायर्ड चीफ जस्टिस तो नहीं मिला जो कि इस काम के लिए वो कभी भी तैयार होगा। इट इज बिलो हिज डिग्निटी कि इस तरह का वो असाइनमेंट एक्सेप्ट करे। तो खैर 7 जज इतने सारे रिटायर्ड हैं तो 7 मिल गए। अब ये आप मान के चलिए कि लाखों की अपील, अगर 10 लाख में 2.5 लाख का वो था, तो अगर 1 करोड़ में आप समझिए 25 लाख की डिस्क्रिपेंसी होगी, तो ये 7 जज कैसे उसका निपटारा करेंगे? और लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन है इनकी 2 चरण में है, तो नोटिफिकेशन निकलेगा 30 मार्च को और 2 अप्रैल को, और सूची आपकी जो है लास्ट डेट 7 डेज बिफोर नॉमिनेशन। आप सोचिए कि आपके पास समय ही नहीं है कि नहीं इतने। अनुज, फिर इस हिसाब से तो ये जो 1 करोड़ जिसकी हम बात कर रहे हैं ये तो बाहर हो गए ना खेल से। ये तो अब वोट दे नहीं पाएंगे क्योंकि नहीं नहीं अपील के लिए, जैसा आप नंबर्स बता रहे हैं, अपील में ऑप्शन ही नहीं है, सुनवाई नहीं पूरी हो पाएगी, तो इनका नाम जुड़ेगा कैसे? नहीं, अभी जैसे जो पहले रेशियो रहा है कि करीब 25% बाहर हो गए हैं जिनका अनमैप्ड और जो है लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में नाम आया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अगर 10 लाख में 2.5 लाख अप्रोक्सीमेट बता रहा हूं अगर बाहर हो गए तो 7.5 लाख तो इंक्लूड हुए। अच्छा, उसकी भी ये सप्लीमेंट्री लिस्ट नहीं निकाल रहा है चुनाव आयोग, तो उसके ऊपर कोर्ट को कहना पड़ा कि जो है आप हाई कोर्ट जाइए एंड एज एंड व्हेन इट इज डिसाइडेड कि किसका नाम, अगर हियरिंग हो गई तो हियरिंग का रिजल्ट आप बताएंगे ना, तो आपको और हमको पता चलेगा कि भाई मेरा नाम एसआईआर में नहीं था, मेरा नाम लॉजिकल उसमें काट दिया गया, तो जब हमने अपील करी तो अपहेल्ड हुआ तो मेरा नाम इंक्लूड हो गया, तो हम तो चुपचाप बैठ जाएंगे। या मेरा नाम अप्रूव नहीं हुआ तो उसकी ये जो है जानबूझ के लिस्ट नहीं निकाल रहे थे, तो उसके ऊपर एक अलग डायरेक्शन दिया गया कि इन लोगों का नाम जो है आप तुरंत पोर्टल पर डाल के उजागर करिए। तो एक तो ये उसमें हुआ। तो जो आप बात कह रहे हैं कि अगर 1 करोड़ मानिए तो 25 लाख एवरेज, माने एक तो अच्छा खासा इंक्लूड हो जाएगा, उम्मीद है।
और बाद में ये होगा कि भाई अपील है, तो अब मान ले हाई कोर्ट का भी जज कहता है कि हम नहीं मानेंगे, तो वो सब जाएगा ना सुप्रीम कोर्ट, छोड़ क्यों देगा भाई? जब हाई कोर्ट का वो जज रिटायर्ड हो या जो भी हो, तो वो ट्राइब्यूनल की अपील कहाँ जाएगी? तो अब ये अपने ही चक्कर में ये कभी नहीं सोचे थे कि इस तरह से कोई भी पॉलिटिकल पार्टी लीगल इश्यूज को समझेगी और जो है वहां पर खड़ी हो जाएगी हमको अपोज करने के लिए। तो ये एक बहुत यूनिक कैरेक्टर है वेस्ट बंगाल का, जिसमें कि इलेक्शन कमीशन की फजियत पर फजियत होती जा रही है। और उनको ये भी कहा गया कि अब आप कोई नए इंस्ट्रक्शंस बेगर चीफ जस्टिस ऑफ कैलकाटा हाई कोर्ट की अनुमति के बिना, जैसे बीच में वो लगा देते हैं ना लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी, या ये इंस्ट्रक्शन, ये डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट होंगे, ये नहीं होंगे, ये बीच बीच में करता रहता है ज्ञानेश कुमार। आपको देखना चाहिए था, जबकि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो 3 कॉरेस्पॉन्डेंट ने साफ पूछा कि आप पहले ऐसे चमत्कारी तो मैं कह रहा हूं इलेक्शन कमिश्नर है जिनके खिलाफ जो है महाअभियोग, वो नो कॉन्फिडेंस का मोशन, आपको क्या कहना है? बेशर्म के तरह एक शब्द नहीं बोला। मतलब कि अगर आप के ऊपर ऑपोजिशन को कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप तो एक पक्षपाती दिख रहे हैं ना सबके सामने, और पूरा ऑपोजिशन आपके खिलाफ है। तो ये जो इन्होंने अभी किया है, तो अब इसका अच्छा, उसके ऊपर आप सही कह रहे हैं, आते आते इन्होंने चीफ सेक्रेटरी और होम सेक्रेटरी को बदल दिया। तो अभी ऐसा नहीं है, आप देखिएगा ये सब के ऊपर भी ममता बनर्जी इसमें बहुत कोर्टबाजी होगी, ये रोज कुछ करेंगे। और कलकत्ता हाई कोर्ट इनके पूरे कब्जे में नहीं है, समझा ना? सुप्रीम कोर्ट में जो है शुरू से इनको राहत मिल रही है। और हमने तो जिस दिन जस्टिस धूलिया के हाथ से ये सुनवाई चली गई, उस दिन मैंने कहा था कि अब एसआईआर को ये लोग लागू करेंगे। और पिछले बार भी इन्होंने यही बात कही और बड़ा मजा आया। और इन्होंने कहा वो उसको मेनिका गुरुस्वामी को कि देखिए मैंने कहा था ना जज लगाएंगे तो आप लोग दौड़े भाग जाएंगे, दौड़ दौड़ के भागेंगे। तो उस पर शी डिडंट रिएक्ट भाई, और हाउ कैन वो चीफ जस्टिस को थोड़े रिएक्ट कर सकती है? वो लगी रही जब तक उनको ट्राइब्यूनल बनाना पड़ा। अब आप सोचिए 142 का मिसयूज हो रहा है और कोर्ट ये डायरेक्शन दे रही है कि इलेक्ट्रल सूची की रेक्टिफाई करने के लिए एक ट्राइब्यूनल बने और उसको इलेक्शन कमीशन नोटिफाई करे। ट्राइब्यूनल बनाने का पावर कहाँ है भाई कॉन्स्टिट्यूशन में? ना ये सुप्रीम कोर्ट को है, ना इलेक्शन कमीशन को है। ये पावर केवल लेजिस्लेचर को है, लोकसभा को है। आप ट्राइब्यूनल बना रहे हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं लीगल स्ट्रेच हो रहा है, इसकी चर्चा जो है ऑलरेडी चालू हो गई है और आगे में होगी कि क्या क्या कंसेशन सुप्रीम कोर्ट ने दिए इलेक्शन कमीशन को कि एसआईआर चालू रहे और ज्ञानेश कुमार और भाजपा मिलके इलेक्शन को रिग करें। ये चर्चा आज नहीं आगे तक भी वो चलेगी। और मुझे मैं इस पर लौटता हूं सर, लेकिन उसके पहले जो अविश्वास प्रस्ताव वाली बात हुई जरा वो समझ ले। अब इलेक्शन वहां अनाउंस हो गए, सत्र चल रहा है भाई, संसद का सत्र चल रहा है। अगर सीसी के अगेंस्ट में, ज्ञानेश कुमार गुप्ता के अगेंस्ट में ये अविश्वास प्रस्ताव आ जाता है तो क्या उसके बाद ज्ञानेश कुमार गुप्ता को पद पर बने रहना चाहिए, इलेक्शन उनके देखरेख में होना चाहिए, या जो है जिस तरीके से ओम बिरला साहब ने खुद को अलग कर लिया था सदन की कार्यवाही से, उस तरीके से ज्ञानेश कुमार गुप्ता खुद को अलग कर लेंगे, या सरकार या राष्ट्रपति कोई भी इंटरवीन करके उनको हटाएगा? बीच चुनाव हटाए जा सकते हैं? नहीं, ये आपने बहुत अच्छी बात पूछी और कही। ज्ञानेश कुमार इतना बड़ा बेशर्म आदमी है कि वो नहीं हटेगा। वो इस चीज के लिए तैयार था, उसको भी मालूम है, सरकार को भी मालूम है, ऑपोजिशन को भी मालूम है कि उनके पास उतने नंबर्स नहीं हैं जिससे कि वो प्रस्ताव पारित हो। लेकिन जानबूझ के लाया गया है एम्बैरस करने को कि उसके ऊपर एक डिस्कशन हो पार्लियामेंट में, जो कि एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट बने, जो कि लोग इतिहास में जाने कि किस तरह से बेईमानी करके भाजपा ने इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट किया
और उन लोगों ने बेईमानी करके ये पावर में बार बार आते रहे। ये उसका ऑब्जेक्ट है। जैसे उन्होंने ओम बिरला के साथ किया, ओम बिरला पर कोई फर्क पड़ा? वो ठीक है, उन्होंने इतना तो किया कि अपनी नैतिकता, या ये है कि उन्होंने पूरा डिसोशिएट किया कि जब तक महाअभियोग या जो नो कॉन्फिडेंस में, तो उनको अपने को डिसोशिएट करना ही था एज पर दी कॉन्स्टिट्यूएंसी, वो तो रह नहीं सकते थे, लेकिन उतने समय के लिए भी किया। लेकिन आप ये ज्ञानेश कुमार से तो आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं। इसको तो जो है कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये इसके चार चांद इसके वो गड़ गए कि भाई वो देख रहा है कि हमको एम्बेसडर बन जाएंगे, हम ये हो जाएंगे, जो भी चाहेंगे मिल ही जाएगा उनके बेटियों को और रिश्तेदारों को, तो दामादों को, सबको तो मिल ही रहा है। तो ये आदमी उस कैलिबर का है ही नहीं कि इससे आप 1% भी मॉरल जो है इसके अंदर में नहीं है। इतना बड़ा ये आदमी जो है इमोरल काम कर रहा है, क्योंकि गरीबों का, वंचित का अगर आप चुनाव का हक जो ये करते हैं तो उससे बड़ा कोई क्राइम हो ही नहीं सकता। और ये लाखों में, करोड़ों में बीएलओ मर गए, बीएलए मर गए, आपने देखा वोटर जिनका नाम कट गया वो शॉक में मर गए, जो हैंडीकैप्ड ओल्ड एज हैं, सिख है, जो बीमार हैं, उनको लाइनों में जो है आप 2-2, 3-3 दिन, उससे कोई फर्क इनको पड़ता है? एकदम नहीं पड़ता। तो इसलिए आपने जो बात कही उनको करना चाहिए था और अपनी कमान जो है नंबर 2 को दे देते और कहते कि भाई एक आदमी से इलेक्शन कमिश्नर चलता है तो 2 तो हैं ही, 3 के जगह, तो ये नहीं करने, इनसे उम्मीद नहीं। सर, ये जो जुडिशरी के चलते ये सारी जो स्थितियां उत्पन्न हुई हैं, या जो हम लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी जो देख रहे हैं, जो टर्म बार बार इस्तेमाल हो रहा है, ये असल में क्या चुनाव आयोग के लिए मददगार साबित होगा या फिर जो ममता बनर्जी के संघर्ष हैं ये उसकी देन है? क्या माना जाए, किसके लिए फेवरेबल है ये परिस्थितियां? नहीं, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी तो देखिए ये कितने बड़े बेईमान हैं कि पहले कंप्यूटर से 2023 तक जो डुप्लीकेट वोट्स थे और उसको सोफिस्टिकेटेड करके एक बार चला देते थे, तो वो सब जो डुप्लीकेट नाम थे, जो एड्रेस थे, वो सब सामने में आ जाते थे, उससे आप कर सकते थे। तो लोकसभा के चुनाव के पहले उसको इन्होंने ऑफ कर दिया कि उसके ऑफ करने से रिगिंग हो सके, तो रिगिंग करके सब चुनाव जीत गए। अब जब फिर एसआईआर आया तब देखे कि अब हम कैसे रिगिंग करें, तो इन्होंने जो है ये लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी वाली कंप्यूटर से एक नई चीज निकाली। किसने बनाया, क्या ठेका दिया, क्या उसका ट्रायल रन हुआ, कहां तक वो इफेक्टिव था, ये तो किसी ने नहीं बताया। आपने एक ऐसी कंपनी को ठेका दिया जिसको कि भाजपा ऑलरेडी, जहां तक हमें याद है, 4,000 या 40,000 करोड़ रुपया दे चुकी है सब्सिडी में। तो वो कंपनी तो आपके कहने की बात मानेगी? तो ये प्राइवेट कंपनी को इन्होंने दिया है, तो वो आपके मन के मुताबिक सॉफ्टवेयर बना दिया। अब उसके अंदर में आपने मुस्लिम के नाम देखे, आपने SC/ST के नाम देखे, आपके पास वो भाजपा के पन्ना प्रमुख की लिस्ट है जिसके अंदर में उन्होंने बताया कि जो तृणमूल कांग्रेस के सपोर्टर्स हैं उनके नाम देखे, सबके नाम आपने काट दिए। अमर्त्य सेन चूंकि मालूम है कि अपोज्ड हैं भाजपा के ये फंडामेंटलिस्ट के, तो उनका भी नाम काट दिया गया क्योंकि सबको को मालूम था। तो इस तरह से वोटर प्रोफाइलिंग करके नाम काटा गया है और जो 90% नाम कटे हैं वो तृणमूल कांग्रेस के वोट्स हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि हर जगह सत्ता पक्ष जो है SIR के पक्ष में है, ECI के पक्ष में है, क्योंकि इन दोनों की एक मिली भगत है ना, ये बात आप समझिए। तो ये कंप्यूटराइजेशन और जो आप लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी कह रहे हैं वो इसीलिए लगाई गई है कि वोट जो है काटा जाए और अच्छे नंबर में काटा जाए। अब आप क्या कर लेंगे? आप कहीं से प्रूव कर पाएंगे?
कि इन्होंने जो है भाजपा के लिस्ट को जो है उसको लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी करके काट दिया। ये खेल है इनका। सर हम अगर आंकड़ों की बात करें, हम नंबर्स में समझना चाहें सीधे तौर पे, कितने वोटर्स इफेक्टिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और जब तक जो आखिरी सूची जारी होगी तब तक ये आंकड़ा कहां तक पहुंचेगा? असल में सीधे तौर पे अगर हम सवाल समझें इसको, तो मैं ये समझना चाहता हूं, मैं ये पूछ रहा हूं आपसे कि पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग अपनी साजिश के तहत कितने लोगों का वोट काटने जा रहा है, कितने लोगों को उनके अधिकार से वंचित करने जा रहा है? हमारे हिसाब से ये चले तो थे 15-16% वोट काटने तृणमूल कांग्रेस के, आधे लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में और आधे जो है स्ट्रेट अवे एसआईआर के जरिए। लेकिन जो रेजिस्टेंस दिखाया तृणमूल कांग्रेस ने, उससे जो है ये करीब 6 से लेके माने 5 से लेके 8% तक जो है ये वोट तृणमूल कांग्रेस के काटेंगे। इसकी भरपाई क्या तो वो ऑपोजिशन जैसे सीपीआई एम या कांग्रेस के वोट्स हैं उससे ये करें, या भाजपा के ही वोट जो पिछले बार लोगों ने दिया था और उनके बहुत सारे नेता जो डिफेक्ट करके वापस तृणमूल कांग्रेस में आ गए उससे हो, या जो स्ट्रीट फाइट होती है वहाँ पे वेस्ट बंगाल में आज से नहीं, सीपीआईएम उस समय पुराने 60s से जो है ये जो है बूथ बाय बूथ स्ट्रीट फाइट में वो उससे ये मेकअप करे। और इसीलिए ये पूरी तैयारी किए हुए हैं कि होम सेक्रेटरी मेरा, चीफ सेक्रेटरी मेरा, और आप देखेंगे कि पैरामिलिट्री ये बल लगावेंगे मेरा। तो इनके पास जो है 7-8% वो हो गया। अब ये कितना नेचुरल रिगिंग ईवीएम से करते हैं, रिप्लेसमेंट से करते हैं, एक्स्ट्रा वोटिंग के बाद बंद होने से करते हैं, ये सब कोऑर्डिनेशन और कहाँ तक वो इसके तृणमूल कांग्रेस वाले इसको प्रिवेंट कर पाते हैं, क्योंकि वो स्ट्रीट पर लड़ेंगे इसमें कोई डाउट नहीं, इसके ऊपर निर्भर करता है। तो ये बात तो पक्का है कि ये जो है ममता बनर्जी पिछले अगर मेजॉरिटी में आएंगी भी तो पिछले बार से बहुत कम आएंगी, और ये इलेक्शन जो है आप समझिए 60-40 आइदर वे का होगा, जो हमें लग रहा है, क्योंकि ये इतने वोट तो वो काट के चलेंगे, कुछ भी कर लें ये इतना जो है वो नहीं रोक पाएंगे, अनलेस एंड अनटिल ये चमत्कार हो जाए कि ये दिखाएं अंत में कि हमारे इतने सारे वोट काटे तो आप डिस्पोज नहीं कर पाए, तो जो कानून है उसके मुताबिक आपको जो है ओरिजिनल लिस्ट पुरानी लिस्ट से होनी चाहिए। लेकिन ये उम्मीद करना सुप्रीम कोर्ट से ये बहुत ज़्यादा हो जाएगी। सर बस एक चीज और, एक बहुत छोटा सा वो समझना चाहता हूं मैं, अगर इतनी घेराबंदी के बाद, इतनी घेराघारी के बाद भी अगर ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की सत्ता में लौट आती हैं, तो ज्ञानेश कुमार गुप्ता का भविष्य क्या होगा? नहीं, उनका भविष्य तो देखिए वो तो भाजपा डिटरमिन करेगी, क्योंकि ममता बनर्जी तो एक ही स्टेट के इंचार्ज है ना, तो वो कहाँ तक उसको कर पाएंगे। लेकिन हाँ, उनको धक्का लगेगा, क्योंकि कोई भी ऑपोजिशन के नेता में ये दम नहीं रहा कि पब्लिक में ये कह दे कि ज्ञानेश कुमार भाजपा का दलाल है। जो बात ममता बनर्जी ने जब दिल्ली गई और वो वेस्ट बंगाल गेस्ट हाउस में ठहरी हुई थी, और जब इन लोगों ने डिस्टर्ब किया, जो लोग मरे हुए थे और जिनके वोट काटे गए थे, जिनको वहां से लाया गया था कि सुप्रीम कोर्ट में पेश करेंगे, उसके बाद वो बदतमीजी जब हुई तो ओपनली कहा कि ये आदमी दलाल है, और सुप्रीम कोर्ट में वो जाके खड़ी हो गई है ना। ये योगेंद्र यादव को तो ये बोलने दिए, ममता बनर्जी को नहीं बोलने दिए उस दिन। आपके पास तो बड़े बड़े वकील हैं, कपिल सिब्बल भी थे और दीवान साहब भी थे, तो नहीं बोलने दिए। तो ये है, तो ममता बनर्जी तो इनके पीछे लगी रहेंगी, छोड़ेंगी नहीं अगर वो सत्ता में, लेट अस होप, क्योंकि पूरी लड़ाई जो है वेस्ट बंगाल की है।
अगर तमिलनाडु में ये आवेंगे तो ये विजय के थ्रू या उसके थ्रू आवेंगे, अन्ना डीएमके के थ्रू आवेंगे। केरला में दोनों में से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करने को है तैयार। तो ये दोनों स्टेट तो आप भूल जाइए, न थे और न आ पाएंगे। ये वेस्ट बंगाल इज द कटिंग एज, और यहीं पर असली लड़ाई है। और जो भी कहिए, ये जो है ये लेडी जिस तरह से फाइट दे रही हैं, जितना भी होता है वो यहाँ करती हैं। और अभी भी देखिएगा, इसने जो ये दोनों को निकाला है उसके ऊपर भी उनका ध्यान आवेगा। और एक ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट, क्योंकि बंगाली वोटर होता है सेंटिमेंटल, और ये अगर उनको समझ में आ जाएगा कि ये बेईमानी करके ये हो रहा है, तो उससे जो ये वोट जुड़वा पाए हैं वो कटेगा। ये बात भी एक समझने की है, और उस पर ये पूरा कैपिटलाइज करेंगे। और कह भी रही है कि इन बेईमानों को जो है, और कुछ भी नहीं हो, हमें मत वोट देना लेकिन इनको मत देना। दैट विल रेजोनेट, हमको नहीं देना लेकिन इनको नहीं देना। बिल्कुल, ममता बनर्जी के संघर्ष के चलते फिलहाल तो सिस्टम झुका हुआ है, लेकिन भाजपा ने अपनी पूरी जो ताकत लगा रखी है वो समझने वाली बात होगी। रिगिंग का ये जो खेल है, इसमें आपने आंकड़ों के जरिए सर बहुत कुछ समझाया हमारे दर्शकों को, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तरीके से कहा जाए तो ये एक भांडाफोड़ है कि कितनी जबरदस्त तैयारी भाजपा और ज्ञानेश कुमार गुप्ता मिलकर के कर रहे थे। लेकिन अगर कहीं से भी जरा सी भी नैतिकता कहीं बाकी रहती है ज्ञानेश कुमार गुप्ता या भाजपा में, अविश्वास प्रस्ताव के चलते अगर वो हटते हैं तो ये पूरा खेल पलटते बहुत देर नहीं लगेगी। ममता बनर्जी के हिसाब से पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल के हिसाब से ममता बनर्जी है। अब इन दोनों के खेल में कौन कहां ठहरता है ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखने में। इन सबके बीच में जो करोड़ों वोटर्स, लाखों से करोड़ों तक में जिन वोटर्स का अधिकार छिन जाएगा, वो निश्चित तौर पे हमारे संविधान के हिसाब से, लोकतंत्र के हिसाब से हमारे लिए बहुत बड़ा सवाल है। जी अरुण सर कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं साहब अंत में मैं एक बात कहूंगा कि ये हम ममता बनर्जी से अग्री करें या ना करें, लेकिन ये विपक्ष के लिए बहुत जरूरी है कि ममता बनर्जी कम्स बैक टू पावर इन वेस्ट बंगाल। अगर वेस्ट बंगाल हम खो देते हैं तो हम पूरा हिंदुस्तान खो देंगे, ये मेरा सोचना है। जी बिल्कुल, क्योंकि उनसे उससे ज्यादा मजबूती से इनका विरोध करने वाला पूरे विपक्ष में कोई नहीं है। उनसे ज्यादा खर्रे रूप में विरोध करने वाला, सीधे तौर पे, भाई जो आपने कोट किया कि ज्ञानेश कुमार गुप्ता को बीजेपी का दलाल कहने का साहस अगर किसी ने जुटाया तो ममता बनर्जी ने जुटाया। ऐसे में ममता बनर्जी का सत्ता में बने रहना निश्चित तौर पे पूरे विपक्ष के लिए ताकत साबित हो सकता है। अब चुनाव क्या परिणाम लेकर के आता है ये देखने वाली बात होगी। बहुत धन्यवाद सर इन महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए। थैंक यू सो मच।